टूक के प्रायोजक हैं। बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कश्मीर से लेकर केरल तक भारत का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, और राजनीतिक माहौल इसलिए गरमाया है क्योंकि कश्मीर में एक तरफ 370 को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहां पर जो बाकी पार्टियां हैं, PDP हैं, इन्होंने वहां पर विधानसभा के अंदर हंगामा काट रखा है। हंगामा इसलिए काट रखा है क्योंकि वो 370 को वापस लाना चाहते हैं, और 370 की वापसी के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर में बाकायदा बीजेपी जमकर विरोध कर रही है, और जो जमकर विरोध कर रही है उसके जो दृश्य आ रहे हैं वो थोड़ा चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि विधायकों को उठा के पटक के जो है विधानसभा से बाहर निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ केरल में, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव लड़ रही है, वायनाड से पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं, और वहां पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा दरअसल जमाते इस्लामी की मदद से चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां पर मुस्लिम लीग का समर्थन तो पहले से ही हासिल था। मुस्लिम लीग खुलकर राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी वाड्रा का समर्थन पहले ही कर चुके हैं। वहां पर मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस की जो है पूरी की पूरी कह सकते हैं सांठगांठ है, हाथ मिला रखा है दोनों पार्टियों ने। लेकिन अब पिनराई विजयन ने कहा है कि जमाते इस्लामी जैसा कट्टरपंथी संगठन जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता, प्रियंका गांधी वाड्रा जमाते इस्लामी के कंधे पर सवार होकर वो संसद में पहुंचना चाहती हैं। ये पिनराई विजयन वही हैं जो कांग्रेस के सहयोगी हैं, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस एक ही संगठन में है, एक ही इंडी गठबंधन में है। तो केरल से कश्मीर तक अगर ये सब कुछ चल रहा है तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में और झारखंड में इसका असर जरूर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में जहां 9 विधानसभा सीटें पर उपचुनाव हो रहा है, वहां भी इसका असर जरूर दिखाई देगा। और इन चुनावों में ये तमाम चीजें एक बड़ा मुद्दा बन गई हैं। और झारखंड में एक बार फिर से जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर कहा जाति जनगणना करवाऊंगा, और उन्होंने कहा जाति जनगणना होकर रहेगी। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महाराष्ट्र में जाकर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है खतरनाक खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस से खतरनाक खेल खेल रही है, कांग्रेस बांटना चाहती है, वो जातियों को जातियों से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस को एकता पसंद नहीं है, और कांग्रेस 370 जैसी जो चीजें हैं उसके ऊपर भी वो सपोर्ट कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मैं हूं तब तक 370 की वापसी नहीं हो सकती। और कांग्रेस पर जो बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो खतरनाक खेल खेल रही है। आज उन्होंने ये सीधा सीधा कहा। और अगर कांग्रेस पर जो आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार फिर से इस वक्त देश में जो केरल से लेकर कश्मीर तक की राजनीति चल रही है उसको समझना जरूरी है। और दो टूक में आज हम इसी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन तोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, कौन खतरनाक खेल खेल रहा है, और यह खेल खतरनाक तो इसके पीछे किसका है। इसी सबको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए, राहुल गांधी को सुनना चाहिए, और कश्मीर से लेकर केरल तक जो कुछ हो रहा है उसका मुजाहरा आपको इन बाइट्स में मिलेगा। और साथ साथ आपको कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। देखिए, उसके बाद आज की डिबेट में आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको और पूरे देश को कांग्रेस और उसके साथियों की एक बहुत खतरनाक साजिश से आगाह करने के लिए आया हूं। और इस आदिवासी क्षेत्र में आया हूं तब मेरा ये कर्तव्य बनता है, इस खतरनाक खेल से मैं महाराष्ट्र को, देश को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को
सजग करूं। जाति जनगणना करते हैं, पता लगाते हैं इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पता लगाते हैं हमारी संस्थाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। पता लगाते हैं मीडिया में कितने हैं। पता लगाते हैं इस देश का जो धन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उनकी भी सोच और अप्रोच अपने खानदान से अलग नहीं थी। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। राजीव गांधी के बाद अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी इस खतरनाक भावना के साथ उनके युवराज काम कर रहे हैं। आप मेरी बात, आप कैसे बैठे लोग साहब। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस खतरनाक खेल खेल रही है और कांग्रेस के इस खतरनाक खेल को नाकाम करना है। तो समझना जरूरी है कि कांग्रेस का ये खतरनाक खेल क्या है, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ इशारा कर रहे हैं। आज इसी को समझने जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में, आज दो टूक में आइए परिचय करवा दूं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आरपी सिंह जी, ये आरोप बहुत बड़ा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है साजिश कर रही है, कांग्रेस बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। कौन सा खतरनाक खेल है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं? देखिए, 70 साल बाद कश्मीर का पूर्णतः विलय भारत के साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को। आप याद करना, 6 अगस्त 2019 को राहुल गांधी का एक बयान आया था। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कश्मीर में कत्लो गैरत हो रही है, खून की नदियां बह रही है। और एग्जैक्टली वही बयान इमरान खान ने यूएन में जाकर बोला, सेम बयान, कि कश्मीर में कत्लो गैरत हो रहा है, खून खराब हो रहा है। और उसने कोट किया किसको? राहुल गांधी को। तो ये जो इंटेंट है ना कि हम कश्मीर को डिस्टर्ब रखें, हम वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए किसी हद तक जाएं, 370-35 से कोई देश के पक्ष में नहीं है या कश्मीर के पक्ष में नहीं है, परंतु क्योंकि उसके कारण से हम एक धर्म के लोगों को खुश कर सकते हैं, उनका वोट हम ले सकते हैं, इसलिए उस हद तक जाओ कि जिसमें देश का नुकसान हो तो हो। और ये संविधान की बात करते हैं ना, खाली सी एक कॉपी सी लेकर चलते हैं जिसमें कहते हैं ये संविधान की किताब है, उसके लिए भी ये प्रश्न उठा रहे हैं। क्योंकि ये जो 370-35 है जिसके पक्ष में आज कांग्रेस कश्मीर की असेंबली में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में खड़ी दिखती है, उन लोगों के साथ जो चाहते हैं 370-35 से आए, वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अन्य छोटे छोटे दल हो, ये उनके साथ खड़ी है कांग्रेस आज। और जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके ऊपर सैफुद्दीन सोज ने बड़ी डिटेल एक प्रेस नोट भेजा, जिसमें से बड़ी खुशी जताई सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के नेता है, कि बड़ी खुशी की बात है कि सब दल इकट्ठे होकर आज 370-35 की बात कर रहे हैं। परंतु 370-35 का मतलब क्या है कि आप वहां पर जो वाल्मीकियों को जो आज आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया देश के संविधान लागू होने के बाद, वह आप उनसे वापस छीनना चाहते हो। आप चाहते हो कि वाल्मीकि का बच्चा फिर वापस में ही वही काम करे जो उसके पिता करते थे, मतलब वहां पर जो सफाई के कर्मचारी का काम उसके पिता करते थे, वैसे काम अब वह उनका बच्चा भी करता रहे। और 70 साल से यही चल रहा था। परंतु ये तो क्या कुल मिलाकर कश्मीर के संदर्भ में एक सेकंड और इसी प्रकार महिलाओं को जो वह लाभ मिला, वे नहीं चाहते कि महिलाओं को वह लाभ मिले। वैसे संविधान की बात करेंगे, वैसे आरक्षण की बात करेंगे और कश्मीर में आरक्षण के विरोध में स्टैंड लेंगे। और सिर्फ आरक्षण का नहीं, अगर 370-35 से वापस आएगा तो क्या होगा? पत्थरबाजी वापस से शुरू कराना चाहते हैं क्या? वहां पर फिर से वो हड़ताल वाला कैलेंडर निकालना चाहते हैं कि आज हड़ताल है, कल हड़ताल है क्या? और सिर्फ ये 370-35 मैं पूछ रहा हूं कि क्या कश्मीर के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री का यह बयान देखा जाना चाहिए या इसके कोई राष्ट्रीय मायने हैं? नहीं, इसका राष्ट्रीय मायने ये है कि ये जो पूरा मामला है, ये देश में किसी हद तक जा सकते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। इसलिए आप बांटो देश को जाति में बांटो। पहले धर्म में बांटा, जब 1984 कराया, जब एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के साथ लड़ाकर उनको कटवा दिया दिल्ली शहर के अंदर, पहले धर्म के नाम पे बांटा। फिर वापस से धर्म की राजनीति करते रहे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहे। आज फिर ये उसी रास्ते पे चल पड़े हैं कि नहीं, हम सब मुसलमानों को इकट्ठा कर लें और हिंदुओं को काट दें, उनको बांट दें। ये इनकी स्ट्रेटेजी है, परंतु ये कामयाब होने वाली नहीं है। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ एक सीट है, उसमें बीजेपी को 71% वोट पड़े हैं। सॉरी, हम सीट जीते हैं, वो 71% वहां पे मुसलमान है उस सीट के ऊपर, 29% हिंदू है। तो ये जो दिमाग में खलल है कि नहीं मुसलमान हिंदू से बीजेपी को वोट नहीं देता, ये भी गलत है। तो जो मूल बात है कि हम पर किसी रंग से हम मुसलमानों का कंसोलिडेशन कर लें और हिंदुओं को बांट दें। और उसके चलते मैं इसलिए एक सेकंड और वो 370-35 का जो साथ दे रहे हैं वो भी उसी कारण से दे रहे हैं। उनको लगता है कि 370-35 का साथ देंगे तो शायद हम मुसलमानों को किसी एक वर्ग को खुश कर लेंगे इससे, और कश्मीर में नहीं पूरे देश भर में खुश कर लेंगे। ओके, ठीक है। आपने जो मुद्दे उठाए मैं उन्हीं पर जो है सैयद जवाद आपके पास आता हूं। सैयद जवाद, सवाल यह है कि कश्मीर से लेकर केरल तक ये कांग्रेस को क्या हो गया? राष्ट्रीय पार्टी है जो ये कहती है कि हमने देश को आजाद कराया। मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीर से लेकर केरल तक 370 पे बिल्कुल खामोशी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि हाँ, ये प्रस्ताव जो पारित हुआ उसका समर्थन हामिद कर्रा का, उन्होंने तो जिक्र किया, लेकिन हामिद कर्रा वहां पर जो है उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये प्रस्ताव बहुत बढ़िया है, हाँ, इसमें अगर और जोड़ देते थोड़ा स्टेटहुड, वो बढ़िया हो जाता। ठीक है। केरल में जो है जमाते इस्लामी और मुस्लिम लीग के साथ समर्थन और हिंदुओं को बांटने की रणनीति। ये कांग्रेस कौन सी राजनीति पर चल रही है?
जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अभी कई बातें आरपी सिंह सर ने बोली यहाँ पर, और धारा 370 और 35A को लेकर के फिर से एक बार माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि अगर जो प्रस्ताव लाया उसमें धारा 370 का जिक्र ही नहीं है। हाँ? पूछिए इनसे कि उसमें धारा 370 का विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं वो तो। धारा 370 का अरे 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 सर विशेष राज्य का दर्जा है। नहीं, 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 दूसरी नहीं, चीज, पढ़ लीजिए। अरे कहां से आप पढ़कर आए हैं अरे सैयद जवाद? सुनिए 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 तो पूरी बात, मेरे भाई अशोक भाई, पूरी बात मुकम्मल हो जाने दी। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के बात हो रही है ना, और धारा 370 की बात करें आज माननीय प्रधानमंत्री जी, धारा 370 स्पेशल, सुन तो लीजिए आरपी सिंह सर, सुन लिया मैंने आपको। आप बताइए विशेष राज्य का दर्जा और क्या जो है प्रदेशों के पास है या नहीं है? सुन तो लीजिए, अरे 10 सेकंड सुन लीजिए फिर बोलिएगा आप, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने केरल का जिक्र करा। केरल के अंदर पिनराई विजयन एक बात बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वहां पर हमारा जो है उनके साथ, आपको पता है कि किस तरीके को उन्होंने भी अपना एक प्रतिद्वंदी दिया है, अपना एक कैंडिडेट उतारा है। वायनाड के अंदर बीजेपी ने भी उतारा है, और आरोप प्रत्यारोप तो टीडीपी ने भी बहुत से पहले, चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए, लेकिन आज फिर भी अलायंस में टीडीपी 4% आरक्षण का समर्थन करती है, फिर भी उसके साथ अलायंस के अंदर है। तो तमाम तरीके के नजीरे हमारे सामने भी हैं। तो नैतिकता के आधार पर कृपया करके ये ना बताएं। लेकिन जब कश्मीर के मौजू के ऊपर बात आती है, आप देख लीजिए साफ तौर से कि किस तरीके से धारा 370 के समर्थन में पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे या नहीं थे। अरे यार क्या बात कर रहे हैं? क्या सैयद जवाद कहां से? सैयद जवाद कहां से? सैयद जवाद कहां से इतिहास पढ़कर आज आप आए हैं? सैयद जवाद, जिस आदमी ने 370 को हटाने के लिए, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के लिए जान दे दी, आप कह रहे हैं 370 के समर्थन में? कहां से? ये सुनिए, डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड इतिहास मत लेकर आया करिए मेरे कार्यक्रम में। ये डिस्टॉर्टेड इतिहास मेरे कार्यक्रम में लेकर मत आया करिए प्लीज। अक्टूबर 1949, सुन तो लीजिए अशोक भाई। सुन, अरे मैं कैसे सुन लूं? एक मिनट सुनिए। आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे ना? एक मिनट, आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे, ठीक है? आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे, आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे, या एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर का स्टेटस खत्म करने के लिए, उसका परमिट खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी, उस पर जाएंगे? किस पे जाना चाहते हैं आप? 1949 में 1900 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत कब हुई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत कब हुई कश्मीर पर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत कब हुई? नहीं, हटिए, बिल्कुल नहीं। मैं एक मिनट ना, बिल्कुल नहीं। मैं सैयद जवाद आपको, अपने दर्शकों को भ्रमित नहीं करने दूंगा। मैं फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा। मैं फैलाने नहीं दूंगा फेक न्यूज। मैं फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा। इनको इतिहास का 370 के समर्थन में, इतिहास का ज्ञान आपका मुझे आज दिख रहा है। 370 के समर्थन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। गजब बात करते हो आप। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, अरे सुनिए साहब, सैयद साहब सुनिए, आपको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या क्यों हुई? उनकी शहादत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने परमिट लेने से मना कर दिया था कि मैं परमिट लेके नहीं जाऊंगा घाटी के अंदर, और बिना परमिट के गए थे और वापस नहीं आए। उनकी हत्या हो गई वहां पर। थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें, थोड़ा मैं आपको इतिहास की कुछ किताबें भेज देता हूँ। अभी आप ये जो व्हाट्सएप दुनिया पे चलते हो ना, वो ठीक नहीं है। अरे सुनिए ना, मुझे लगता है, एक मिनट, इतिहास में नहीं जाएंगे। एक सुनिए, मैं इतिहास में नहीं जाता हूं, मैं सीधा पूछ रहा हूं। 370 के समर्थन में आप सैयद जवाद, मुझे बताइए। देखिए, 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दे दिया, और 370 के ऊपर लगातार जो है हम लोग बोलते चले आ रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, और कश्मीरियत के साथ हैं, और कश्मीरी आवाम के साथ। मैंने 370 की पूछी। 370 की बात करो। 370 35A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दे दिया, और वो चैप्टर बंद है ना? वो चैप्टर बंद है ना? वो चैप्टर बंद है ना? हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियत के साथ हैं। वो चैप्टर बंद है ना? वो चैप्टर बंद है ना 370 वाला? 370 हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियत के साथ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साथ है कि नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया, उसका सम्मान उसके करते हैं। साथ हैं कि नहीं? कश्मीरियों के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ बताइए ना सैयद जवाद। एक मिनट सैयद जवाद, एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, हाईजैक मत कीजिए, मुझे सीधा जवाब दीजिए, मुझे सीधा जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे सीधा जवाब दीजिए, आप 370 और 35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं कि नहीं है? हाँ या ना? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन का समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं, ओके चलिए। अशोक यादव, आप समर्थन करते हैं 370? एक मिनट रुकिए आरपी सिंह जी, पहले ये क्लियर हो जाए। 370-35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो समर्थन करते हैं फिर आज वो विरोध करेंगे कि जो प्रस्ताव आया उसका हम विरोध करते हैं, जो कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव आया। अशोक यादव बोलिए, आपकी पार्टी का क्या मत है? अशोक जी देखिए, चुनाव चल रहा है और जिस तरह से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी 370 पे पूछा अशोक यादव जी, अभी मोदी जी पर आएंगे, आपको समय दूंगा, मोदी जी पर अपना निकाल के जो भी भाषण है बताइएगा। मैंने 370 पे पूछा, 370-35A। सुनिए मेरे सामने, आज हमारे सामने सिचुएशन एक है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का 35A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संविधान है, एक तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में आया प्रस्ताव है जो इंडी गठबंधन की पार्टी लाई है। आप किस तरफ खड़े हैं मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए। देखिए अशोक जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं, किसी भी फैसले का मैं पर्टिकुलर जिसकी अशोक यादव जी प्लीज, मैं बता रहा बी स्पेसिफिक, किसी भी फैसले नहीं, मैंने एक फैसला पूछा। बता रहा हूं अशोक जी, बता रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई एजेंसी हिंदुस्तान में नहीं, और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग समाजवादी लोग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हर फैसला नहीं, 370 का फैसला पूछ रहा हूं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हर नहीं पूछ रहा हूं मैं, हर नहीं पूछ रहा हूं, 370-35A सम्मान करते हैं। हर नहीं पूछ रहा हूं, 370-35A फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं। 370-35A आप उसमें जो जोड़ना चाहें 370-35A। ओके, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए अशोक जी, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए ये सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। मैं इसीलिए आपको कहता हूं 2 टूक देखा करिए। 2 मिनट में एक्सपोज होते हैं लोग, 2 मिनट में। जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं ना, ये अखिलेश यादव संविधान की लाल किताब लेकर घूम रहे थे, लेकिन आज सीधा सवाल मैंने पूछा है, सीधा सवाल कि 370-35A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अब संविधान का हिस्सा है उसके पक्ष में है कि नहीं है? अशोक यादव गोल गोल घुमा रहे हैं, हर फैसला हर फैसला हर फैसला, एक बार इनके मुंह से नहीं निकला कि हां 370-35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, और उसी इंडी गठबंधन की पार्टियों ने 370-35A की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल काट रखा है, और ये संविधान की बात करते हैं। 370-35A के ऊपर शर्म नहीं आती है इन लोगों को? जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहला प्रस्ताव क्या आना चाहिए था? पहला प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यह आना चाहिए था कि जो भारतीय सेना के जवान, सुरक्षा बल जो हैं, जो आतंकवादियों से की गोलियों से मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहला प्रस्ताव यह आना चाहिए था कि कश्मीर के लोग और भारत के जो अन्य राज्यों से गए लोग जो कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता जताते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह प्रस्ताव नहीं आया, यह प्रस्ताव नहीं आया। विश्वासघातियों ने पहला प्रस्ताव 370-35 जो जानते हैं कि कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के बाहर बैठकर सीमा पार पाकिस्तान कहता है कि 370 वापस चाहिए, और इंडी गठबंधन जिसके नाम में इंडिया लगा है वो कहता है 370-35 चाहिए। तो जिसके नाम के आगे इंडिया गठबंधन जो अपने आप को बताता है, वो पाकिस्तान का एजेंडा लेकर आता है। यह इस देश का सच है, इस देश के सच को समझना जरूरी है, और मैं दर्शकों से कहता हूं इस देश के सच को समझिए। ये जो इंडी गठबंधन खुद को कहता है, इसमें सिर्फ नाम इंडिया है, बाकी एजेंडा सारा पाकिस्तान का है। इस बात को याद रखिए। एक एक एजेंडा, और आज मैं एक एक एजेंडे को एक्सपोज करूंगा। खालिस्तान का एजेंडा जो पाकिस्तान के साथ आया, इंडिया गठबंधन उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का जो एजेंडा आया उसके साथ खड़ा है। हिंदुओं को बांटो काटो जो एजेंडा बांग्लादेश के साथ की तरफ से आया, इंडी गठबंधन उसके साथ खड़ा है। सिर्फ नाम का इंडिया है, बाकी सब पाकिस्तान बांग्लादेश है। आज एक एक चीज को एक्सपोज करूंगा। आरपी सिंह बोलिए, और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, बड़े स्पष्ट रूप से, मेरे डिबेट में कोई घुमाने फिराने की कोशिश ना करे। आज बड़े साफ साफ कहिए, जिसका विरोध कर रहे हैं
खुलकर कहिए कि हम विरोध करते हैं पन्नू का, खुलकर कहिए कि हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, खुलकर कहिए 370 के पक्ष में, वापसी के पक्ष में नहीं है। गोल गोल मत घुमाइए। आरपी सिंह जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सैफुद्दीन सोज तो कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, मंत्री रहे सरकार में, सांसद रहे कांग्रेस के, अभी भी कांग्रेस में है। उनका मैं बयान पढ़ रहा हूं। आई हियर बाय कांग्रेचुलेट द जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम क्लास, द एनसी कांग्रेस एंड द पीडीपी सीपीएम, द पीसी एंड द एआईपी फॉर देयर रिजॉल्व टू रिस्टोर 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सैफुद्दीन सोज का बयान है। ये कहते हमारा लेना देना नहीं। एक और ध्यान रखिएगा, जब चुनाव चल रहा था जम्मू कश्मीर का, उस समय पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा था कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस जीते। वहां के मंत्री ने कहा था। और क्यों जीते? क्योंकि वो 370-35 के लाने के पक्ष में, वापस आने के पक्ष में। ये पाकिस्तान के मंत्री का बयान आया था। सर मैं इसीलिए कह रहा हूं सर, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं आज। मुझे लगता है कि देखो, दर्शकों को भी, दर्शक भी जो इस देश की जो जनता है ना, उसको बड़ा स्पष्ट जवाब चाहिए होता है। उनको राहुल गांधी की फैक्ट्री की जलेबियां मत खिलाइए, उनको सीधा सीधा बताइए किस मुद्दे पर आप कहां खड़े हैं। क्योंकि इस वक्त जो है, हम सब जानते हैं दुनिया में क्या सिचुएशन है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं, अशोक जी फिर आऊंगा, स्पष्ट जवाब लेने आऊंगा, गोल गोल जलेबी खाने नहीं आऊंगा आपके पास, स्पष्ट जवाब लेने आऊंगा। अवधेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं बताता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि पाकिस्तान का खतरनाक खेल। कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है जातियों में, वो आपको समझ में आता है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। आज ही महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के पक्ष में फतवे जारी हुए हैं, और हिंदू एकजुट होते हैं तो उनको तकलीफ होती है। कांग्रेस हिंदू सिख में बंटवारे की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का अमेरिका में दिया बयान याद कीजिए। ये जो कांग्रेस का खतरनाक खेल है, समझिए। कांग्रेस 370 की वापसी के समर्थन में, 35 की समर्थन की वापसी में के पक्ष में है। वो 370-35 जो भारत के संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस पाकिस्तानी एजेंडा चला रही है। कैसे? 370 पाकिस्तान का एजेंडा है और किसी का एजेंडा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों का कितना एजेंडा हम नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा बड़े स्पष्ट रूप से है। जमाते इस्लामी और मुस्लिम लीग का समर्थन, ये मुस्लिम तुष्टीकरण है कांग्रेस का, जो केरल वायनाड में ले रही है। कनाडा में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, हिंदुओं के मंदिरों पर जो हमला हुआ, कांग्रेस या एनडी गठबंधन की एक पार्टी ने अगर इसके विरोध में एक भी बार आवाज उठाई हो तो मुझे आप बताइएगा। इसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कांग्रेस इंडी गठबंधन की एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके विरोध में कुछ बोला हो तो बताइएगा। और पन्नू जो कहता है कि खालिस्तान की हमारी मांग का राहुल गांधी ने समर्थन कर दिया, उसके खिलाफ अगर कांग्रेस और राहुल गांधी का एक भी बयान हो तो मुझे बताइएगा। यह है कांग्रेस का खतरनाक खेल। अवधेश जी। देखिए अशोक जी, इस समय देश को मतलब बहुत अत्यंत ही डेंजरस सिचुएशन में लाने की कोशिश की गई है, और मेरा मानना है कि देश को खतरनाक स्थिति में ला दिया गया। जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है वो सबके सामने है। कांग्रेस ने उसमें एक स्टैंड लिया है कि भाई उस प्रस्ताव में 370 तो है ही नहीं। उस प्रस्ताव में विशेष राज्य का दर्जा बहाली की बात हो रही है। तो विशेष राज्य का दर्जा का अर्थ क्या है? ये अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि जानती है कि हम सरकार में है, तो थोड़ा गोल मोल करके प्रस्ताव, वहां के अध्यक्ष का बयान है कि हम तो चाहते हैं ये विशेष राज्य की दर्जे की बहाली की का प्रस्ताव है, इसमें 370 शब्द नहीं है। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो भूमि के अधिकार थे, विशेष अधिकार थे, विशेष पहचान की बात थी, वो सब हमारे वापस आ जाए। ये बिना 370 के ही आ जाएगा, जो उनका मानना है। और बाकी उसमें जो 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 पैम्पलेट जो डाले गए हैं वो हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी इसके विरुद्ध स्टैंड लेने से बचती है। यद्यपि जब 370 देश में भारतीय जनता पार्टी ने हटाया था तो कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड था कि हम सत्ता में आएंगे तो इसकी बहाली करेंगे। 2000 बाद में भी उन्होंने ये कहा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो कांग्रेस ने कहा था कि अब ये विषय सेटल हो चुका है। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है उसमें कांग्रेस कई बातों पर जो कुछ बोल रही है, उसके सामने यह है कि हम बोलें तो क्या बोले, हमको तो केवल वोट चाहिए। उसमें डेंजरस सिचुएशन क्या हो रही है कि जम्मू कश्मीर में फिर से वो अलगाववादी शक्तियों को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके, कि एक और विधानसभा में प्रस्ताव पारित करो, दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर एक मैसेज जा रहा है, तीसरी ओर उसमें आतंकवादी भी हमले करें, और ये बताया जाए कि 370
हटाने से स्थिति बिगड़ी गई, खराब सुधरी नहीं है, आज भी स्थिति बिगड़ रही है। और लोगों के अंदर जो भावना पैदा किया जा सकता है अलगाववाद की, वो करो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आप 370 की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो कहा था कि हम 1954 के पहले की स्थिति बहाल करना चाहते हैं। 370 तो 1956 के बाद आया है। 1954 की स्थिति बहाल करना चाहते हैं। शंकराचार्य पर्वत को हम जो है सुलेमान पर्वत करना चाहते हैं। सुलेमान तख्ते सुलेमान, तख्ते सुलेमान करेंगे। हाँ, कोहे मारन करेंगे हरि पर्वत को, तो उसमें भी कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया है। और जो कुछ आज कह रहे हैं, आज तो एक बाजाप्ता मीटिंग की महाराष्ट्र में वीडियो चल रही है, जिस मीटिंग में शिवसेना के विधायक और अभी डिडसे से जो है प्रत्याशी सुनील प्रभु उपस्थित है। उसमें सारे मुल्ला और इमाम बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इमामों ने स्टैंड लिया, इमामों ने लोगों को फतवे जारी किए कि इस बार भाजपा के विरुद्ध और महाविकास अघाड़ी कांग्रेस के पक्ष में वोट दियो और हम लोगों ने आपको जिताया और इस बार भी यही कोशिश करनी है। और वो फिर उसके कारण बता रहे, खुलेआम है वहां। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये इतना बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मुस्लिम हमको वोट दे तो दे, लेकिन इसके लिए फतवा जारी करना, इसके लिए मुल्ला मौलवी इसको मजहबी इशू बनाए, वो हमको स्वीकार नहीं है, बोल ही नहीं सकती है कांग्रेस। तो आप जिसको तुष्टीकरण कह रहे हैं ना अशोक जी, वो तुष्टीकरण नहीं है। ये कट्टरपंथी इस्लाम को देश में उसको बढ़ावा देना है, उसको पोषित करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। और देश का सिचुएशन ठीक वैसे है जो 1937 और 47 के बीच हो गया था। उस समय एक डायरेक्ट एक्शन की बात 16 अगस्त 1946 को किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। आज हर दिन डायरेक्ट एक्शन की बात हो रही है। क्या कांग्रेस ने, नहीं, क्या कांग्रेस ने या किसी भी INDA के घटक ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर इतने अटैक हो रहे, अब तो सेना अटैक कर रही है। हमको खबर आ रही है कि चटगांव से 45-46 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कोई बाहर खबर नहीं है, एक भी बयान किसी ने दिया हो। नजीबुल्लाह सुन लो सर सुनिए मेरी बात। अवधेश जी एक मिनट। नजीबुल्लाह मारा गया लेबनान में, हमारे देश में 10-10 हजार लोग निकल के कर रहे हैं कि हर घर से निकलेगा। अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी एक मिनट आपको रोक रहा हूं। जो आप नजीबुल्लाह, जो भारत में कट्टरपंथी हैं वो तो छोड़िए, मैं आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन, आपने अभी कहा ना कि बांग्लादेश के लेकर के, मेरे पास अभी लिस्ट है पूरी इस देश में। पहले तो डीजे बजाने को, डीजे बजा बहराइच में, इसलिए छठ पर्व में कोई डीजे नहीं बजता, सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे थे। 22 घटनाएं मेरे पास हैं इस देश में, 22 जगह पर छठ पूजा के दिन, छठ पूजा मनाते व्रतियों पर हमले हुए हैं 22 जगह पर। छोड़िए बांग्लादेश, अगर इंडी गठबंधन के एक नेता ने छठ व्रतियों पर अगर हमले का विरोध किया तो मुझे दिखाइए कि किसी ने कहा कि छठ व्रतियों पर हमला क्यों हो रहा है। बांग्लादेश तो दूर की बात है, भारत में कह लेते। बहराइच में भी उस लड़के सर, मैं बहराइच में आज नहीं, सुनिए अवधेश जी, बहराइच पर डिटेल में मैं नहीं जाता। मैं अभी बहराइच की घटना नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, सुनिए, वो एक विषय, नहीं, वो ठीक है, मैं कह रहा हूं वो विषय अंतर हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां तो उन्होंने, वहां तो नहीं, मैं वो तो वहां तो डीजे बज रहा था, तो डीजे भी नहीं बज रहा था। अशोक यादव जी बोलिए, फिर मैं सैयद जवाद आपके पास आऊंगा। अशोक यादव जी, आप अब जो है आप विषय पे भी बोल सकते हैं। आज का जो विषय है, मैंने लंबी चौड़ी तहरीर करी है कि क्यों इंडी गठबंधन में सिर्फ नाम का इंडिया है। और आप चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आप सोच कर आए वो भी बोल सकते हैं, मैं आपको समय दूंगा। लेकिन क्योंकि आपको शिकायत नहीं रही, आपको विषय पे बोलना है या आपको मोदी जी को गरियाना है, दोनों चीजें आपके लिए स्वतंत्र है, बोलिए। नहीं, देखिए अशोक जी, मुझे किसी नेता से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है हमारी। हम देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं अशोक जी, और देश की जनता यही सवाल पूछना चाहती है कि तू इधर उधर की बात न कर, बताए पीडीए का आरक्षण क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, बता 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़े दलितों का आरक्षण क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, बताए संविधान और लोकतंत्र को क्यों लूटा। आज जनता पूछ रही है माननीय मोदी जी की और योगी जी की सरकारों से, जो आज हिंदू एकता पे लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, उनसे पूछती है जनता, खासतौर से पीडीए जो इस देश की 90% आबादी है, कि आप आज चुनाव आ गया तो पीडीए हिंदू कर रहे हो, लेकिन आप ही के सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में लेटरल एंट्री में पीडीए के आरक्षण को लूटा गया, पिछड़े दलितों का आरक्षण को लूटा गया। तब कहां था उनका जातिगत आधार पर जोड़ने का जो चुंबक,
तब नहीं उनको जातियों का ख्याल आया जब लेटरल एंट्री में पिछड़े दलितों का आरक्षण मोदी जी की सरकार में लूटा जा रहा था। तब योगी जी कहां थे हिंदू एकता की बात करने वाले, जब उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा गया। अशोक जी कहां थे मोदी जी, कहां थे योगी जी हिंदू एकता की बात करने वाले? अभी मोदी जी नेहरू जी की बात कर रहे थे और न जाने कहां कहां चले गए। और उन्हीं की सरकार भाजपा की सरकार थी जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री थे, जो उन्होंने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किया, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार गिरा दी। आप पिछड़ों के बड़े हितैषी बनते हैं, दलितों के बड़े हितैषी बनते हैं, ये सब सवालों का जवाब कौन देगा अशोक जी? और जब देखिए भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एक चुनाव बिना पाकिस्तान के, बिना नेहरू के, बिना हिंदू मुस्लिम किए, बिना बहराइच टाइप का दंगा कराए, बिना भागलपुर टाइप का दंगा कराए, बिना गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री उनको लोग अब लफड़ा मंत्री कहने लगे, बिना उनको आग में घी डाले, कहां कोई चुनाव पूरा होता है? अशोक जी बताइए, एक भी चुनाव में अगर ये सब बातें ना जो मैंने बताई हैं तो आप उसको बखूबी बताइए। ओके, आपके 2 मिनट पूरे हुए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कार्यक्रम में कोई शिकायतदार, आपने शुरुआत किया तू इधर उधर की ना बात कर, और उसके बाद आपने इधर उधर की सारी बातें 2 मिनट में करी, विषय पर एक बात नहीं आपने रखी। मेरा सीधा सीधा आरोप है पाकिस्तान के एजेंडे पर आप लोग चल रहे हैं और उसका जवाब नहीं आया। आपने कहा इधर उधर की बात ना कर और खूब इधर उधर की बात करी, पीडीए, आरक्षण, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो। हिंदुओं को काटो, बांटो और मुस्लिम तुष्टीकरण करो। इस पे कौन बताएगा कि आज जो है महाराष्ट्र में फतवा निकला आप लोगों के लिए, इसके बारे में कौन बताएगा? जमात इस्लामी मुस्लिम लीग से समर्थन, इसके बारे में कौन बताएगा? 370 पे पाकिस्तान के बोल बोलना, इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में अशोक श्रीवास्तव ही बताएगा। अशोक श्रीवास्तव सवाल पूछेगा, आप लोग इधर उधर की बात करेंगे। यही इस देश में हो रहा है। सैयद जवाद आप भी बोलिए, इधर उधर की बात करेंगे क्या विषय पे बोलेंगे? बोलिए। मैं तो विषय पे ही बोल रहा था। सर आपने शुरुआत ही इधर उधर से की थी। नहीं, मैं धारा 370 पे बोल रहा था। मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोट करा कि पहले उन्होंने धारा 370 का समर्थन करा, और मैं नहीं कह रहा हूं, किताब मैं आपको बता रहा हूं, द हिंदू किताब ये कहती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, किताब ये कहती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी को मुस्लिम परस्त और नेहरू जी को दलित विरोधी कहा। किताबें बहुत कुछ कहती हैं, मैं अभी किताब में नहीं जा रहा हूं। सुभाष गतांगडे की किताब है, उसमें नहीं, मैंने पूछा 370, सुनिए ना, अगर वो 370 के समर्थन में होंगे, आज 370 नहीं है और आज 370 नहीं लौटेगा। आप जहां खड़े हैं बताइए ना। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आड़ में अपना, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या कोई भी नेता हो, किसी की आड़ में अपना पाकिस्तानी एजेंडा मत चलाइए। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जब संविधान में 370 पे हुआ, तब तक पाकिस्तान जो है वो नहीं इस तरह से कश्मीर एजेंडा चला रहा था। आज की बात करिए। मैं आज ही की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा मुझे आप, क्योंकि आरपी सिंह नेहरू को आप लोग गलियाते हैं बैठ करके, ठीक है, इंदिरा गांधी को इतिहास में लेकर के चले जाते हैं। धारा 370 का इतिहास का लेना देना है, जुड़ा हुआ है, क्यों लेकर के आया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं संविधान सभा के अंदर सिर्फ एक शख्स है, हसरत मोहानी, जिन्होंने विरोध करा, बाकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समर्थन करा। बाद में बात से अपनी पलट गए। ये ऐतिहासिक सच है, आप इसको झुटला नहीं सकते। उसके लिए पूरा लिटरेचर मौजूद है। उसके बाद सुनिए सैयद जवाद, उसके बाद ऐतिहासिक सैयद जवाद सुनिए ना, आप लोग फिर सैयद जवाद 1 मिनट, आप लोग फिर 1 मिनट आप लोग सुनिए। आपने अधूरी बात बताई, मैं उसको पूरी कर देता हूं। आपने अधूरी बात बताई, मैं उसको पूरी कर देता हूं। 1 मिनट लूंगा, उसके बाद वापस आ रहा हूं आपके पास। आपने अधूरी बात बताई, उसको पूरी कर देता हूं। जिस संविधान की आप लोग दुहाई देते हैं, जिस अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, उन्होंने 370 को लेकर संविधान में लिखा था कि ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, 70 साल की व्यवस्था नहीं लिखा था। और इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको जो परमिट था उसको हटाने के लिए अपनी जान दे दी, परमिट को हटाने के लिए। और इसीलिए बीजेपी ने कहा कि 370 को हटना चाहिए। और इसीलिए 70 साल तक आप लोग इसको जो सेक्युलरिज्म के नाम पर और जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर छाती से चिपका के जो 370 घूमते रहे ना, आपका एजेंडा एक्सपोज हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए इतिहास, अब इतिहास में आवाज की बात करिए। 1 मिनट, अगर मैंने इसमें कोई गलत बोला तो आप काटिए, नहीं तो आज की बात कीजिए। नहीं ठीक है, यहां तक आपका तथ्य ठीक है। मैं तो अब आगे, तो अब आज की बात कीजिए, आज की बात कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज की बात कीजिए। आज पाकिस्तान का एजेंडा क्यों चला रहा है इंडिया गठबंधन? आज का सवाल।
अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान प्रेम जो है वो रह रह करके सताता और पाकिस्तान चुनावों में याद आता, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ से 370 पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है? अरे सुन तो लीजिए, अरे तभी तो बता रहा हूं, इनका पाकिस्तान प्रेम भी तो सुन लीजिए आप। मुझे अगर ईमानदारी से 1 मिनट अनइंटरप्टेड देंगे, मैं सवाल रखूंगा। मैं 1 मिनट नहीं 2 मिनट दूंगा। इधर उधर की तू इधर उधर की ना बात कर, 2 मिनट पूरे दूंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि काफिला कैसे लूटा, वही बता रहा हूं। जब इस देश के अंदर आपने बहुत अच्छी बात करी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हमारे जो सैनिक शहीद हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए थी, उनके लिए लेकर के आना चाहिए। लेकिन आप बताइए, देश के अंदर पठानकोट होता है और देश के अंदर इस बेशर्मी सरकार ने ISI को बुला लिया, ये होती है बेशर्मी। और उसके बाद पाकिस्तान जाकर के बगैर क्लियरेंस लिए उतर गए नवाज शरीफ के यहाँ, और उनके लिए मलियाबाजी, आम चौल, तमाम तरीके के बड़ा हाथ में हाथ डाले, प्यार और मोहब्बत और झपियां कौन कर रहा था? हम कह रहे थे कि मनमोहन सिंह आपको नजर आ रहे थे या राहुल गांधी नजर आ रहा है? कौन था? कौन गया था नवाज शरीफ के यहाँ बगैर के लिए? और हैरत की बात सुनिए, मतलब जिना की मजार पर जाएंगे ये, कसीदे पढ़ेंगे ये इनकी पार्टी के लोग, सवाल करा जाएगा कांग्रेस से कि कांग्रेस पाकिस्तान प्रेम है, खुला पाकिस्तान प्रेम है इनका। और आज से नहीं है, पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसने जो है जाकर के मुस्लिम लीग के साथ, वो जिना वाली के साथ मिल करके सरकारें चलाई हैं, किसने चलाई है सरकारें? ये फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अब आपके 1.5 मिनट हो गए और 1.5 मिनट हो गए आप फिर झूठ पर आ गए। 1.5 मिनट हो गए आप फिर झूठ पर आ गए। एक ब्रेक ले रहा हूं। 1.5 मिनट हो गए, आपने 1 मिनट मांगा था, मैंने आपको पूरे 1.5 मिनट बिना किसी रोक टोक के दिए, लेकिन आप फिर झूठ पर आ गए। मुस्लिम लीग का, मैं मुस्लिम लीग का इतिहास पढ़ूंगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी। मुझे बाबा साहब का वो भी पढ़ना पड़ेगा इतिहास, मुझे वो इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा बाबा साहब का, जिन्होंने कहा था कि बंटवारे के वक्त बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम आबादी का पूरी तरह से जो है बाइफरकेट कर दीजिए, मुसलमानों को वहां भेज दीजिए, हिंदुओं को यहां भेज दीजिए। मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बस आपके 1.5 मिनट हो गए, अब आप झूठ पे जा रहे थे। रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। इस छठ पूजा के अवसर पर हर ढलते सूरज के साथ आपकी जिंदगी की हर समस्या भी ढल जाए और एक नई उम्मीद जाग उठे। मेरे यानी रवि किशन और कपिला पशु आहार की यही मनोकामना है। जय छठी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं खेल खतरनाक किसका हाथ, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ RP सिंह BJP से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक, मेरे साथ अशोक यादव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मेरे साथ अवधेश कुमार जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। RP सिंह जी, जो सैयद जवाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को लाए बिना आप लोग जो हैं, आपका कोई जो है चुनाव होता, ऐसा नहीं होता जिसमें आप पाकिस्तान को ना लाएं, आप लोग पाकिस्तान का एजेंडा ज़रूर लाते हैं, क्योंकि उसके बिना आपका गुजारा नहीं होता। बोलिए। वो तो पाकिस्तान कांग्रेस के समर्थन में आया था। उनका डिफेंस मिनिस्टर का ओपन स्टेटमेंट था कि हम कांग्रेस और एनसी के साथ हैं। हमको कांग्रेस और एनसी ने जो स्टेटमेंट दिया है 370-35 को लेकर, उसको हम उसके पक्ष में। ये आप कृपा कर वीडियो सभी मंगवाकर चला लीजिए उनके जो डिफेंस मिनिस्टर के। और आज ये जो 370-35 के पक्ष में फिर खड़े दिख रहे हैं, ये वाल्मीकियों का जो रिजर्वेशन वहां से हटाना चाहते हैं और ये वापस से पत्थरबाज वहां लाना चाहते हैं, वहां पर वापस से हड़ताल का एजेंडा लाना चाहते हैं, वहां पर वापस से
नीचे स्थितियां खराब करना चाहते हैं, वहां पर अलगाववाद का बीज फिर वापस से बोना चाहते हैं। ये बता दें, ये 370-35 तक नहीं रुकने वाला। ये प्री 1953 स्टेटस जो अभी अवधेश जी कर रहे थे उस पर जाने वाला है। यहाँ कश्मीर का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री नहीं होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। वहां का अलग झंडा होगा, वहां का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा। जो 70 साल बाद पहली बार वहां पर देश के संविधान की शपथ खाई वहां पर जिसने ली, उमर अब्दुल्ला या बाकी साथियों ने ली। ये पहले तो कश्मीर के संविधान की शपथ खाते थे, शपथ लेते थे। तो क्या है कि ये सबके सब उसी दिशा में वापस जाने जाते हैं। और एक सेकंड और दे दिए। और केरल के अंदर जो पिनराई विजयन कह रहे हैं वो अपनी जगह है, पर कृपा कर एक डिबेट खत्म होने से पहले एक वीडियो चला दीजिए ना। जब प्रियंका वाड्रा अपना नॉमिनेशन भरने गई थी, वहां पर क्या एक भी झंडा कांग्रेस पार्टी का है मेरा चैलेंज स्वीकार करने? वहां पे सिर्फ मुस्लिम लीग के झंडे थे। तो दिखता है किस ओर हवा चल रही है और किस ओर कांग्रेस चल रही है। तो वो कश्मीर से लेकर केरल तक वो एक ही सोच है कांग्रेस की। ठीक है, कश्मीर से लेकर केरल तक एक ही सोच है कांग्रेस की। मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं फिर एक बार सही है जवाब, ठीक है, आप और हाथ उठा रहे, मैं आप ही के पास आऊंगा बहुत संक्षेप में। क्या आपको लगता है ये फतवा देना महाराष्ट्र चुनाव में, क्या ये सही है? अब अशोक भाई, मुझे वक्त इतना मिलता नहीं, बीच में इंटरप्ट होता है। अब जब आरपी सिंह ने बोला है मुस्लिम लीग का समर्थन करा, मैंने जो सवाल पूछा सुनिए ना, आपने अपनी बात एक मिनट, ये थोड़ी होगा, सुनिए ना, ये थोड़ी होगा। मैं आप लोगों से जो सवाल पूछूंगा आप लोग आरपी सिंह का जवाब दोगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। यहाँ एंकर आरपी सिंह नहीं है। आरपी सिंह जी से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने आरपी सिंह जी से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने उसका जवाब दिया। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, बताइए। अशोक भाई, मैं सवाल का जवाब, आरपी सिंह क्या कर रहे हैं? आरोप लगा के भाग जा रहे हैं, आप कवर फायर दे रहे हैं। मैं कवर फायर क्यों दूंगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जब उन्होंने आरोप लगा, मैं आपका जवाब दूंगा। नहीं, चलिए, आप जवाब देने का मूड में नहीं है तो मैं आपने भी आरोप बहुत सारे लगाए, उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया, उसके बाद वो फिर आरोप लगाए, फिर मेरा पूरा प्रोग्राम आप दोनों की आरोपबाजी में नहीं। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं पूरा प्रोग्राम आप दोनों की आरोपबाजी में नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैंने सवाल पूछा सीधा। अच्छा, फतवे पे सुन लीजिए। चलिए, फतवा एक ओपिनियन होता है। फतवा एक ओपिनियन होता है। लोग आज की डेट में फतवों के ऊपर सरकारें नहीं चलती, देश संविधान से चलता है। कोई भी फतवा कैसा देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानते नहीं मानते फतवा को? एक मिनट आरपी सिंह जी रुकिए ना, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए। तो आप बोलिए। फतवा ओपिनियन होता है, ओपिनियन होता है फतवा। अगर फतवा अगर मैंने मांगा है किसी से, जबरदस्ती मेरे को थोप नहीं सकता फतवा कोई। और फतवे का मतलब यह भी नहीं होता कि हमने तुम्हें थोप दिया है। मस्जिदों से फतवा निकलना क्या सही है? मस्जिदों से फतवा निकलना क्या डेमोक्रेसी में सही है? भाई, आपको मौलाना को बुलाना चाहिए था, आपने पॉलिटिकल कमेंटेटर को। अरे राजनीतिक, मैं मौलाना से, भाई मौलाना से क्यों पूछूंगा? मैं तो राजनीतिक रूप से आप एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैंने आपसे पूछा कि क्या मस्जिदों से फतवे निकलना डेमोक्रेसी में सही है, लोकतंत्र में, संविधान में क्या इस बात को सही माना, संवैधानिक दृष्टि से सही है कि मस्जिद फतवा जारी करे, मंदिर फतवे जारी करें? मैं उसको सही नहीं समझता। चाहे हिंदू धर्म गुरु आकर के ये बोले कि बीजेपी के समर्थन में करो या किसी के, देश की सियासत को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सियासत के अंदर धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज को बार-बार कहता हूं, धर्म के अंदर ठीक है, सही है जवाब। आपने एक मिनट, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपने एक बहुत सही बात की कि भैया ये जो फतवे हो या किसी भी हिंदू हो, धर्म हो, किसी को, वो गलत है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, आपने एक बात कहा। तो ये बात मुझे लगता है सबको समझनी चाहिए, समझनी चाहिए। पर सवाल ये अवधेश जी, ये फतवे जो है चुनाव के समय, और उन्होंने कहा धार्मिक संस्थाओं का चुनाव में नहीं होना चाहिए, तो फिर जमात इस्लामी केरल में कैसे? वो तो धार्मिक संस्था जमात इस्लामी, अगर जमात इस्लामी का साथ लेकर के, अब मुस्लिम लीग का साथ क्या कम पड़ गया था वायनाड में कि उनको जमात इस्लामी का भी साथ लेना पड़ रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा को? वैसे तो कांग्रेस दावा कर रही है 5 लाख 6 लाख वोटों से जीतेंगी, तो अगर 5 लाख 6 लाख वोटों से जीत रही हैं, इतनी लोकप्रिय नेता हैं, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, पूरी कांग्रेस, तो उनको मुस्लिम लीग फिर उसके बाद जमात इस्लामी के सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ गई?
क्या इसके पीछे एजेंडा नहीं है? नहीं, सैयद जवाद जी ने जो कहा वो आधी बात आपके ध्यान में रही है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि फतवा तो जो है सलाह है, तो फतवा क्या मजहब का पार्ट है कि नहीं है, सवाल तो ये है। और फतवा क्या है? फतवा ये है कि बीजेपी को वोट देना तुम्हारे दीन के, तुम्हारे इस्लाम के विरुद्ध है। ये कोई छोटा मोटा फतवा नहीं है। किसी पार्टी को कंप्लीट रूप से एंटी इस्लामिक, एंटी दीन घोषित कर देना बार बार, और उसके लिए बोलना कि हमको किसको वोट देना है, अगर ये सलाह है, और इस सलाह का असर ये हो रहा है कि धुले लोकसभा क्षेत्र में 31.58% मुस्लिम है। अब आप देखिए कि वहां से लगभग बीजेपी उम्मीदवार सभी विधानसभा से जीत के आ रहे थे, मालेगांव से गए और हार गए। बताइए, कई जगह के ऐसे रिपोर्टें हैं। तो अब ये जो स्थिति आ रही है, तो ये फतवे को तो विरोध कहां किया है जब्बार साहब ने? उन्होंने तो कहा है ठीक है। अब दूसरी बात जो आ रही है, देखिए, जमाते इस्लामी से कांग्रेस घोषित नहीं भी करती तब भी उसको इंटरनली जमाते इस्लामी का ही समर्थन लेना है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली रिलीजियस लोगों पर सबसे ज्यादा कट्टरपंथियों पर प्रभाव कश्मीर से लेकर पूरे देश में जमाते इस्लामी का है, जमीयते उलमाए हिंद का है। ये दो ऐसे संगठन हैं कि इनकी मदद कांग्रेस लेती ही रही है, INDI के लोग लेते ही रहे हैं। कभी एक शब्द इनके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं कि इनके मालूम है कि इस्लाम में आज भी किसी पढ़े लिखे सैयद जब्बार जैसे लोगों की कोई भूमिका होती ही नहीं है। वहां इमाम, मुल्ला, मौलवियों की ही भूमिका होती है। जब 1977 में जनता पार्टी जीत के आई थी, मैं घटना सुना रहा हूं, रामलीला मैदान में पूरी सभा हो रही थी सारे नेताओं की, उसमें शाह अब्दुल्ला बुखारी जीवित थे। उन्होंने माइक पर बोलना शुरू किया कि अब जो मैं मस्जिद से बोलूंगा वो होगा। पहले रोका गया था, जैसे ही बोला कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंच पर खड़े हो गए, माइक छीन लिया, धक्का दिया, का बैठो, इस्लाम से और मजहब से देश चलेगा, हटो यहां से। ये इस देश के नेताओं का कैरेक्टर रहा है। और दूसरी ओर एक कैरेक्टर है कि इस समय इस्लामी कट्टरवाद को जानबूझ के बढ़ावा देते हुए एक कैरेक्टर पैदा किया जा रहा है कि फतवे का, दीन का विषय बना के किसी तरह कांग्रेस को वोट मिले। और कांग्रेस पार्टी मान के चल रही है। 2 लाइन और बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने यह समझा है कि 2004 से लेके हमने जितने काम किए थे मुसलमानों के लिए, अब जाके हमारा वो वोट कंसोलिडेट हो चुका है। अब बचा कुचा जो हमारा जनाधार छूटा था दलितों में और पिछड़ों में, उसके लिए देश के अंदर एक जातीय उन्माद पैदा करो। वो केवल कह नहीं रहे हैं, सभाओं में राहुल गांधी पूछते हैं क्या जात है तुम्हारी, क्योंकि नीति है कि 2, 4, 5 पिटा भी जाए कोई मिश्रा, चलिए, एक छोटा वोट बढ़ना चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब
अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। तो टुक आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि खेल खतरनाक किसका हाथ। अशोक यादव जी, आप जो है एक रहेंगे नेक रहेंगे, योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इससे आपको आपत्ति है, इसको लेकर तमाम तरह के नारे आपकी पार्टी गढ़ रही है। लेकिन जब फतवे आते हैं तो फिर वो भी तो वही भाव है ना कि सबको एकजुट कर रहे हैं। अगर फतवे मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं तो अगर बीजेपी कह रही है एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो फिर उसमें गलत क्यों है? उसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए आपको? अशोक जी। हाँ देखिए अशोक जी, जो भी बातें आप माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, या उसके अलावा जो बांटने काटने की बात कर रहे थे, ये देखिए ये दोनों चीजें आज के दौर में जो बोल रहे हैं मोदी जी ना, ये अप्रासंगिक हो गई है। इसकी प्रासंगिकता अशोक जी तब होती है। अशोक जी, आपने सवाल मेरा पूरा ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा ठीक है अप्रासंगिक हो गई है, फतवे प्रासंगिक हैं, लेकिन मुसलमानों को फतवे जारी करके एकजुट करना, मौलानाओं की सभाएं करके एकजुट करना वो सही है, लेकिन एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा लगा के एक करने की कोशिश करना अप्रासंगिक है। कैसे, इसको बताइए तो सही। देखिए जवाद साहब ने फतवे के बारे में मुझे लगता है मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं और उन्होंने उसके बारे में डिटेल में बता दिया। दूसरे पार्ट, आपके जो सवाल का दूसरा पार्ट मैं ले रहा था और उसी पे मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जो बातें आज माननीय मोदी जी के द्वारा या RSS के द्वारा या भाजपा के द्वारा जो कही जा रही है एकता की बात, तो वही एकता की बात तो हम लोग भी शुरू से कर रहे थे कि हिंदुस्तान में सभी लोग एक हो जाएं। लेकिन जब एकता में खलल कब पैदा होता है अशोक जी? जब योगी जी आरक्षण को जातिगत आधार पर लूटते हैं, उनकी सरकार लूटती है। जब मोदी जी पिछड़े दलितों का आरक्षण जातिगत आधार पर उनकी सरकार लूटती है, तब खलल पड़ता है कि एक हो जाओ नेक हो जाओ, एक रहोगे सेफ रहोगे। तब एक और सेफ का नारा क्यों नहीं लगता है जब आरक्षण लूटा जाता है अशोक जी? मैं निवेदन के साथ पूछ रहा हूं, लेटरल एंट्री में एक भी पिछड़े दलित समाज का बंदा क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया मोदी जी की सरकार में, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं? अभी आरपी सिंह साहब ने कहा, बता दिया कि लेटरल एंट्री में पिछड़ी जाति का गेट बंद है। अशोक जी, मैं नहीं कोई गेट नहीं बंद है, कोई गेट नहीं बंद है सर। अवधेश जी, कोई गेट नहीं बंद है भाई साहब। एंट्री का लिस्ट देखा है, मुझे बताइए उसमें पिछड़े हैं कि नहीं? अरे आधे पिछड़े हैं भाई, आपको समझ जानकारी नहीं है। अवधेश जी, आरपी सिंह जी ने एक बात कही अशोक जी, अवधेश जी ने एक फैक्चुअल पॉइंट उठाया कि आपने लिस्ट देखी है, वो कह रहे हैं उस लिस्ट में आप किस आधार पर कह रहे हैं कोई पिछड़े नहीं है। एक भी पिछड़े दलित बता दें अवधेश जी, अवधेश जी को मैं चुनौती दे रहा हूं। अवधेश जी, एक भी पिछड़े दलित उसमें है? अगर लेटर में आप बता दीजिए। अनहेयर है मामला, अनहेयर है मामला, अनहेयर है, बता दीजिए ना। मामला अनहेयर है, आप भी एयर पे हैं, हम भी एयर पे हैं। एक भी नहीं पिछड़ा दलित है अशोक जी, आप गूगल कर लीजिए साहब। मैं तो आपको कह रहा हूं। दूसरी बात अभी आरपी सिंह जी ने कहा अशोक जी, आरपी सिंह जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। कैसे बात कर रहे हैं? अभी आरपी सिंह जी ने कहा ना, आप जहां पे आरक्षण लागू है वहां तो आरक्षण लूट रहे हो। ओके, आरपी सिंह जी आखिरी, ओके, सबकी आवाज बंद। आरपी सिंह जी आखिरी कमेंट, आरपी सिंह जी आखिरी कमेंट, वो कह रहे हैं आपका योगी जी और मोदी जी आरक्षण लूट रहे हैं। जल्दी से आपका कमेंट। मैं उस पर भी जवाब दे देता हूं, परंतु अगर आपको सिर्फ एक इतिहास की बात और याद दिला दूं, सोनिया गांधी जी शाही इमाम के पास गई थी और शाही इमाम ने फतवा जारी किया था। ये 2014 की बात जी, तो बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा रूटीन है। वो 2014 हो, वो अब 2024 हो, वो अपने पक्ष में फतवे जारी कराना। और उसके बाद उसने कहा था कि मैं सब मुसलमानों को कहता हूं कि आपको सिर्फ सेकुलर पार्टी को वोट देना है। ये शाही इमाम का स्टेटमेंट है और ये ऑन रिकॉर्ड है, कृपा करके चेक कर लें। जी क्या है कि मूल बात समझिए। आरक्षण पे जल्दी 30 सेकंड, मेरे पास समय नहीं है सर। जी, आरक्षण की अगर बात करनी है तो कृपा करके 370-35 की बात करना बंद कर दे। सपा अपना स्टैंड क्लियर करे 370-35 के बारे में क्या कहना है। तो अगर हटा वहां से 370-35 से वापस गया तो वहां जो आरक्षण आज मिला है वाल्मीकियों को, वो उनसे आरक्षण ले लेंगे वापस। जो आज उनको नौकरी मिलनी शुरू हुई है वो नौकरी वापस जाएगी। जो उनको वोटिंग के अधिकार मिले हैं, वोट डालने के अधिकार मिले, वो वोटिंग के अधिकार। मेरे पास समय हो गया, समय पूरा हो गया। सही जवाब 10 सेकंड।
नहीं, देखिए मणिपुर में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोलते हैं। अरे चलिए, एक अब आप रहोगे तो फिर कैसे इधर उधर। रहोगे? ओके, थैंक यू सो ये मच। कभी नहीं अब आप बोलते। मणिपुर पे बात चले गए, है। विषय से इधर बात चले गए। क्या- आप सिर्फ कहने के लिए कहते हैं सैयद जवाद, कुछ विषय जब कोई विषय दिया जाता है तो उस विषय पर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे लगता है कि, लेकिन कुछ भी कहने के लिए कहना वो ठीक नहीं होता। लेकिन कुल मिला के मैंने फिर कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है खतरनाक खेल, मैंने आपको लिस्ट गिनवाई कि कांग्रेस के खतरनाक खेल की तरफ किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इसमें सिर्फ आप दर्शक मेरे जो हैं वो बहुत समझदार हैं, आप खुद देखिएगा इन तमाम एजेंडेस पे जो मैंने बताया, कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने कब कहां किसका विरोध किया। आपको अगर एक बयान मिल जाए तो मुझे भी आप भेज दीजिएगा, अगली बार मुझे डिबेट करने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।